हमने बचपन से यही सुना है कि मौत बिन बुलाए आ जाती है। पर क्या होगा अगर हमें मौत के घाट उतारने वाले को कभी अपने कर्मों की सजा मिले ही नहीं? आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान के भेष में छुपे दरिंदे के बारे में है, और अगर हम कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की बात माने तो उनके हिसाब से ये इंसान महात्मा गांधी भी हो सकते हैं। पर उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके पहले सवाल यही है कि क्या ये दरिंदा किसी बीमारी की वजह से मरा या बुढ़ापे की वजह से मरा? क्या इसका कोई परिवार था या ये अकेला था? पर ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका हमें कभी जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये खूनी कभी पकड़ा नहीं गया। साल है 1888। ये कहानी है लंदन के व्हाइट चैपल नाम की एक डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर गरीबी इतनी बढ़ गई है कि अब लोगों के पास करने के लिए कोई काम ही नहीं बचे हैं। ऐसी औरतें जो विधवा हो चुकी हैं या जिनके पति शराबी हैं, उनके पास अपना जिस्म बेचने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ घर चलाने के लिए। इसी बीच वहां पर औरतों के खून होने शुरू हो जाते हैं, पर हर औरत का नहीं, सिर्फ उन औरतों का जो या तो अपना जिस्म बेच रही हैं या प्रोस्टिट्यूट्स हैं। और इसी के साथ साथ उनके शरीर के अलग अलग हिस्से भी निकाले जा रहे हैं। पर किसी ने अब तक इस खूनी को ना देखा है ना सुना है, कोई सुराग नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ खौफ। पर यह सब एक दिन बदल जाता है जब लंदन प्रेस को एक लेटर मिलता है जिसका नाम होता है डियर बॉस लेटर, जो होता है इसी खूनी से जिसने पूरे शहर को डरा कर रखा हुआ है, और उसमें वो अपना नाम बताता है, जैक द रिपर। साल 1888 से 1891 के बीच में व्हाइट चैपल में होते हैं 11 खून, जिन 11 खूनों में से 5 खूनों को पुलिस लिंक कर पाती है जैक द रिपर से। कहा यह जाता है कि ये सारे 11 खून जैक द रिपर नहीं किए थे, पर पुलिस उनमें से सिर्फ 5 खून उससे जोड़ पाई है सबूत के साथ। इन 5 औरतों को कहा जाता है कैनोनिकल 5। इसी नाम से इस मर्डर मिस्ट्री के केस बने हैं जो लंदन में आज भी एग्जिस्ट करते हैं, और जो पूरे 11 खून हैं उन्हें कहा जाता है द व्हाइट चैपल मर्डर्स। द कैनोनिकल 5 की औरतों के नाम है मैरी एन निकोलस, एनी चैपमैन, एलिजाबेथ स्ट्राइड, कैथरीन एडोज, और जो इस पूरे हादसे का आखिरी खून था उस औरत का नाम है मैरी जेन कैली। इन सारे खूनों में इन बेचारी औरतों के शरीर के अलग अलग हिस्से काटकर निकाले गए, जैसे किसी के गले को रीढ़ की हड्डियों तक काटा गया, किसी की किडनियां निकाली गई जो पैक करके पुलिस स्टेशन में भेजी, प्रेस के पास भेजी, और शरीर के अलग अलग हिस्सों को, अतड़ियों को निकाल निकाल कर क्राइम सीन पर ही छोड़ा गया। कहा यह भी जाता है कि जैक द रिपर दुनिया के इतिहास में सबसे खौफनाक खूनी था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस केस को प्रेस से इतना ज्यादा कवरेज मिल रहा था कि हर रोज कोई ना कोई नई खबर छपती थी जैक द रिपर के बारे में। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि पुलिस स्टेशन में, प्रेस में, हर जगह लोगों के शरीर के अलग अलग हिस्से पहुंचाए जाते थे छोटे छोटे डब्बों में लेटर्स के साथ। उसमें संदेशे होते थे या तो पुलिस के लिए या तो प्रेस के लिए, जो खूनी चाहता था लोगों तक पहुंचे। पर इस बात को वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है कि ये सारे लेटर्स उस खूनी ने ही लिखे या नहीं। कुछ हादसों में ऐसा पता चला था कि जो लेटर्स और शरीर के हिस्से पुलिस और प्रेस को पहुंचाए गए थे वो दरअसल उन लोगों के नहीं थे जिनका खून हुआ था। तो मुमकिन ये भी है कि कुछ ऐसे लोग थे जो दूसरों की हत्या करते थे और उनके शरीर के टुकड़े प्रेस और पुलिस तक पहुंचाते थे। अब एक इंसान ये क्यों करता है, इस बात का तो कोई जवाब नहीं है, पर जवाब इस बात का भी नहीं है कि जैक द रिपर जैसे लोग दुनिया में एग्जिस्ट ही क्यों करते थे। जैसे अच्छाई और बुराई के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हर खूनी के पीछे ऐसे कई लोग होते हैं जो उसे देखकर खून करते हैं। तो हो ये भी सकता है कि जो ये लोग लेटर्स भेज रहे थे जैक द रिपर के नाम पे, वो और कोई नहीं थे, वो उसके चाहने वाले थे, जो सुनने में बहुत गलत लगता है। पर हमारे इतिहास में हर सीरियल किलर के ऐसे कुछ चाहने वाले रह चुके हैं जो उनके जेल जाने के बाद भी उनसे शादी करते हैं। कुछ ऐसे लोग जो उनसे इंस्पायर होकर दूसरों की हत्या करते हैं। तो ये एक ऐसा पहलू है
हमारी जिंदगी का, इसके बारे में ज्यादा कोई बात नहीं करता है, पर ये भी समाज का उतना ही हिस्सा है जितने वो लोग जो दान पुण्य का काम करते हैं। पर सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि पुलिस के हर हथकंडे अपनाने के बाद भी जैक द रिपर के बारे में कभी कोई सुराग भी नहीं मिला। ये कोई नहीं जानता है कि जैक द रिपर था कौन। इस वजह से इंटरनेट पे और उस जमाने में भी लोगों के न्यूज़पेपर्स में अलग अलग थियोरीज बनती रही। और अगर कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स की माने तो इस केस पर ज्यादा ध्यान इसीलिए नहीं दिया गया था क्योंकि ये प्रोस्टिट्यूट्स की लाइफ के बारे में था और पुलिस का ये मानना था कि उनकी जिंदगी इतनी जरूरी नहीं है कि सारा काम छोड़ के उन्हें जस्टिस दिलाने पे फोकस किया जाए। उस वक्त से लेकर आज तक अलग अलग थियोरीज बनी है कि दरअसल ये हत्या की किसने, और ये पुलिस से लेकर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से लेकर इंटरनेट के रिपोर्टर्स तक सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, जो रेंज करती है सबसे पहले पुलिस की बनाई हुई थ्योरी से कि जरूर ये किसी आम आदमी का काम है, क्योंकि जो सारे खून होते थे वो या तो पब्लिक हॉलिडे पर होते थे या किसी वीकेंड पर होते थे। तो सबसे पहली जो पुलिस की रिपोर्ट आई थी उसमें यह कहा गया था कि ये कोई आम इंसान है जो पढ़ा लिखा होगा, जो छुट्टी के दिन पर जाकर अपनी भड़ास औरतों पर निकालता है। पर क्योंकि उस बात के कोई पुख्ता सबूत निकल नहीं पाए तो इसके बाद पुलिस ने अगला आरोप लगाया वहां के प्रिंस पर। वहां की रॉयल फैमिली के जो प्रिंस थे एल्बर्ट विक्टर, उन पर यह आरोप लगाया गया कि उनका व्हाइट चैपल में आना जाना बहुत लगातार होता था और यही एक वजह हो सकती है कि जो प्रिविलेज वाले लोग हैं वो लोअर क्लास लोगों को दबाते हैं और इस प्रिंस के अंदर किसी तरीके की भड़ास होगी जिसकी वजह से उसने ये बदला लेने की कोशिश की आम गरीब लोगों से। अगर पुराने रिपोर्ट्स की माने तो इसकी वजह से कई पुलिस वालों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि बिना किसी सबूत के वहां की पुलिस ने अपने ही प्रिंस पर आरोप लगाए थे और उसका भुगतान उन्हें करना पड़ा था। इनके अलावा एक आर्टिस्ट वॉल्टर सिकर्ट थे और एक ऑथर थे जिनका नाम था लेविस कैरल। इन दोनों पर भी उंगली उठाई गई थी और कुछ सब्सटैंशियल प्रूफ्स थे, पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चले क्या डीएनए मैच हो जाए या कोई आई विटनेस हो। ऐसा कोई इंसान उन्हें कभी नहीं मिला जिससे ये मर्डरर को जोड़ा जा सके। पिछले कई सालों तक क्योंकि ये केस कभी सॉल्व नहीं हुआ तो अलग अलग लोग अपनी अपनी थियोरी लेकर आते थे। इन्हीं में से एक बहुत पॉपुलर थियोरी ये है कि जो जैक द रिपर थे वो महात्मा गांधी थे, क्योंकि महात्मा गांधी ईयर 1888 में लंदन गए थे और ईयर 1891 में वहां से चले गए थे। ये वही 3 साल थे जब जैक द रिपर अपने खून वहां पर कर रहा था। इसके अलावा एक और चीज है जिसे ये प्रूफ की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो ये है कि महात्मा गांधी उस डिस्क्रिप्शन को फिट करते हैं जो लोगों ने बताया है कि जैक द रिपर का हो सकता है, और ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ एज तक लिमिटेड है। एज के अलावा इसको आप किसी भी रेफरेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे हिसाब से इतना एविडेंस काफी नहीं है। दरअसल ये कोई एविडेंस भी नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरी है। पर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको लगता है कि इस थ्योरी में कोई भी तरीके का दम है या नहीं। 100 साल बाद भी कोई ये नहीं जानता कि वो खूनी कौन था। पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा खटकती है वो ये नहीं है कि ये कभी पकड़ा नहीं गया, वो ये है कि कहीं लंदन के किसी कफन में एक इंसान की लाश पड़ी हुई है जिसने अपनी पूरी जिंदगी जी और बड़े आराम से दुनिया से गया, जिसने कईयों के घर उजाड़े जिनकी वजह से ना उनके परिवार सुखी रह पाए ना उनके परिवार आगे बन पाए, और इस चीज की सजा इस इंसान को कभी नहीं मिली। और आज उसके बच्चों के बच्चे इसी दुनिया में घूम रहे हैं बिना ये जाने कि उनके दादा या परदादा ने दुनिया पर कितने जुल्म किए हैं और उनकी वजह से कितने घर उजड़े हैं। और कौन जाने शायद उन बच्चों ने जैक द रिपर के बारे में सुना भी होगा और उन्हें भी लगा होगा ये कितना गलत है बिना ये जाने कि ये उन्हीं के परिवार का कोई हिस्सा हो सकता है। अगर आपको ये मर्डर मिस्ट्री अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए अगली कहानी किस खूनी के बारे में आप सुनना चाहेंगे। और ज्यादा जरूरी बात, वीडियो को हाइप कीजिए, उससे हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। अगर आप इस शो को Amazon म्यूजिक पर, स्पॉटिफाई पर या एप्पल iTunes पर सुन रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए और 5 स्टार रेटिंग दीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स हर वीडियो के तभी मिल जाएं जैसे ही वीडियो रिलीज हो।
और अगर आप बहुत बेहतरीन इंटरव्यूज देखना चाहते हैं तो हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब पर, जिसमें आपको मिलेंगे ओशो के स्पोक्स पर्सन मां आनंद शीला के साथ हमारे इंटरव्यूज, साथ ही साथ बॉलीवुड एक्टर्स हो गए, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट हो गए, पुराणों के बारे में हो गए, योगी गुरुओं के साथ हो गए। काफ़ी बेहतरीन कॉन्वर्जेशंस जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। उसके लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। अपने परिवार का और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, स्टे हाइड्रेटेड, और मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ।